तो जय हिंद साथियों। आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे साथियों वीवीआई क्वेश्चंस के बारे में। हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखेंगे जो क्लास 12th 10th और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सारे परीक्षाओं में, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए आज हम लोग बात करते हैं हिंदी के कुछ मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस के बारे में जो आपके लिए है हर एग्जाम के दृष्टिकोण से जो है ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। एक एक चीजों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं, हर चीजों को ट्रिकी और कैसे आप याद रखेंगे। और ये जो भी क्वेश्चंस आप देख रहे हैं साथियों, ये सारी की सारी क्वेश्चंस जो है वीवीआई क्वेश्चंस है। तो आइए बिना टाइम को वेस्ट किए टू द पॉइंट की बात करते हैं। और ये वैसे क्वेश्चंस है जो प्रीवियस में पूछा हुआ है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इन सारी चीजों को अच्छे से हम लोग एनालाइज करेंगे और अच्छी चीजों से अच्छी तरह से इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो साथियों आपको बता दें, ये जो सामने आपको क्वेश्चंस दिख रहा है ये सारे क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है साथियों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित जो है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल स्वर है। आपको यहाँ पे बताना है निम्नलिखित में से कौन सा मूल स्वर है। तो स्वर आप लोग जानते हैं साथियों, ये वर्ण का भेद होता है। वर्ण के दो भेद होते हैं, एक तो स्वर वर्ण होता है, एक स्वर वर्ण होता है और एक होता है व्यंजन वर्ण। एक क्या होता है साथियों, व्यंजन वर्ण होता है। आप जानते हैं कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर वर्ण होता है, एक व्यंजन वर्ण होता है। अब जो इसमें स्वर वर्ण होता है ये तीन टाइप के होते हैं साथियों। स्वर वर्ण कितने टाइप का होता है, तीन टाइप का होता है, जिसमें एक आता है आपका मूल स्वर, मूल स्वर आता है, ठीक है। मूल स्वर कितने होते हैं साथियों, चार होते हैं। इसमें आता है अ, छोटी, ठीक है, छोटा उ और क्या री। इन चार को हम लोग कहते हैं मूल स्वर। लेकिन इसमें कह रहा है मूल स्वर नहीं है। तो देखिए अ भी आपका मूल स्वर है, छोटी भी मूल स्वर है, छोटा उ भी मूल स्वर है। अब मूल स्वर नहीं है तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, ओ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों, डी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ओ। ओ जो है ना साथियों, ये आपका क्या है, तो ओ आपका दीर्घ स्वर है। क्या है, दीर्घ स्वर है। तो पहला मूल स्वर होता है, दूसरा होता है दीर्घ स्वर, दूसरा क्या होता है, दीर्घ स्वर होता है, और तीसरा जो होता है साथियों वो आपका होता है प्लुत स्वर। क्या होता है, प्लुत स्वर। अब इसमें आप याद रखेंगे कि मूल स्वर में बहुत कम समय लगता है, उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। दीर्घ स्वर में मूल स्वर की अपेक्षा ज्यादा समय लगता है, और प्लुत स्वर जो होता है इसमें सबसे ज्यादा समय लगता है। तो पहला जो प्रश्न है कि इसमें कौन मूल स्वर नहीं है, का जवाब होगा, आंसर हो जाएगा इसका डी, यानी डी ऑप्शन को हम लोग लॉक करेंगे। वो जो होगा ये आपका मूल स्वर नहीं होगा, ये आपका क्या होगा, दीर्घ स्वर होगा। ये मूल स्वर नहीं है साथियों, कौन सा स्वर होगा, दीर्घ स्वर होगा, ठीक है, दीर्घ स्वर होगा। तो दीर्घ स्वर 7 होते हैं, मूल स्वर कितने होते हैं, मूल स्वर 4 होते हैं। अब प्रश्न संख्या 2 को देखेंगे साथियों। प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है, ठीक है। प्रश्न संख्या 2, हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पे समझिएगा सर, हिंदी में जो ध्वनियां होती है वो दो प्रकार की होती है। एक को कहते हैं स्वर ध्वनि, क्या कहते हैं, स्वर ध्वनि कहते हैं। अब ये स्वर ध्वनि कहां से कहां तक होता है, अ से लेकर अ तक होता है। और ये कुल कितने होते हैं साथियों, तो ये 13 होते हैं। ये कितने होते हैं, 13 होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक तो होता है स्वर ध्वनि और एक होता है व्यंजन ध्वनि। एक क्या होता है, व्यंजन ध्वनि होता है। अब व्यंजन ध्वनि में आप जानते हैं कि क से लेकर ज्ञ तक होता है, और इसकी संख्या 33 + 4 यानी इसकी संख्या 37 होता है। तो 37 होता है। तो 13 और 37 जब जोड़ेंगे तो इसकी संख्या 50 होगा, और 2 इसमें अयोगवाह होते हैं। 2 क्या होते हैं, अयोगवाह होते हैं। तो अयोगवाह को लेकर के हिंदी व्याकरण में वर्णों या लिपियों की जो संख्या होती है वो 52 होती है। हिंदी व्याकरण में वर्णों अथवा लिपियों की संख्या क्या होती है, 52 होती है, ठीक है। कहते हैं ना कि भाग भरोसे नहीं बैठिए, क्या पता कि भगवान आप ही के भरोसे बैठा हो। इसलिए साथियों कर्म को प्रधानता दीजिए। फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव का मतलब होता है कि भाग्य भी किस्मत वालों का ही साथ देता है। आज आप देखेंगे, आज भारत के सबसे चर्चित और सबसे फेमस टीचर खान सर को ही ले लीजिए। एक समय था कि जब उनको पटना से घर जाने के लिए, देवरिया जाने के लिए, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, तो उनको 90 रुपए किराया नहीं थी। और अभी आपने देखा होगा साथियों कि टीचर्स डे के अवसर पे एक बहुत ही सज्जन, नेक और बहुत ही एक शिक्षाविद मान सकते हैं साथियों, और राधा कृष्णन के पोते जिनका नाम था जी सुब्रमण्यम जी आए हुए थे, जिन्होंने ऐलान किया है कि खान सर के साथ कदम से कदम मिला करके चलेंगे। और जो शख्स खान सर का अपना स्टूडेंट बता रहा है, यानी जी सुब्रमण्यम की हम लोग बात कर रहे हैं, उसको आप बता दें कि सुदीक्षा जो ग्रुप है उस कंपनी के वो ऑनर है और 50,000 करोड़ के मालिक हैं, जिसमें खान सर को उन्होंने 2500 करोड़ रुपए, ठीक है, आगे बढ़ने के लिए उन्होंने खान सर को दिया है कि वो अपनी सोच को और भी बढ़ावा दें, और ऐसे ही बिहार के लोगों की भलाई के लिए, उनकी मदद के लिए, छात्रों के हित के लिए वो आगे आए। तो जब आप कुछ आगे करेंगे ना साथियों, तो आपके पीछे लोग खड़े होंगे, आपके पीछे लोग खड़े होंगे, आपकी साहस, आपकी सोच को लोग सलाम करेंगे। अगर आप ऐसे ही
पैर पे पैर मार करके, हाथ पे हाथ मार करके सोचेंगे कि आपका जो है केवल बेड पे बैठ करके रील्स देखने से और टाइम पास करने से आपकी किस्मत बदलने वाली है और सफलता आपका दरवाजा खटखटाने वाला है, तो ये कभी नहीं होगा साथियों। इसलिए कर्म पे विश्वास रखिए। कहते हैं कि ड्यूटी इज आवर ब्यूटी, ड्यूटी इज आवर ब्यूटी। कर्म ही हमारी सुंदरता है। अगर एक किसान को खेती करने का काम दिया गया है तो वो बेहतरीन तरीके से करे। एक स्टूडेंट को अगर पढ़ने का काम दिया गया है तो वो भी बेहतरीन तरीके से करे। एक शिक्षक को पढ़ाने का काम दिया गया है तो वो बेहतरीन तरीके से करे। जब आपको अपने काम से प्रेम होता है, लगाव होता है, तो धीरे धीरे आपकी लक्ष्य को पूरा करने के लिए सारे कायनात जुड़ जाते हैं। इसलिए कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होइए, कभी ये नहीं सोचिए कि जो जिनके किस्मत जो होते हैं साथ देते हैं वो चांदी के चम्मच लेकर के, सोना के चम्मच लेकर के पैदा होते हैं। कहता है कि इट इज हार्ड वर्क दैट कैन चेंज योर डेस्टिनी। हर एक व्यक्ति, चाहे वो खान हो चाहे वो शाहरुख खान हो, हर एक व्यक्ति अपने मेहनत और परिश्रम की बदौलत ही आज वो टॉप पे है, आज वो शीर्ष पे है अपनी मेहनत की बदौलत। इसलिए मेहनत से कभी नहीं भागिए। जिस भी रूप में आप मेहनत कर सकते हैं, विद्यार्थी के रूप में, किसान के रूप में, एक व्यवसायी के रूप में, एक शिक्षक के रूप में, आप अपने काम से प्रेम रखिए। एक दिन समय आपका होगा, ये मेरा दावा है। लेकिन अगर किस्मत के भरोसे हाथ पे हाथ रख करके, बेड पे पैर मार करके अगर आप ऐसे ही गेम खेलते रहेंगे, ऐसे ही टाइम पास करते रहेंगे, तो फिर आपकी जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला। हाँ, आप कोई भी चीज इंटरटेनिंग वे से नहीं देखिए, कोई भी चीज नॉलेज को ऑब्जर्व करने के व्यू से देखिए, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे साथियों, हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती है। तो ये दो प्रकार की होती है बेसिकली। एक होता है स्वर ध्वनि और एक होता है व्यंजन ध्वनि। अगर हम स्वर ध्वनि की बात करें तो इसकी संख्या 13, और व्यंजन ध्वनि की बात करें तो इसकी संख्या होता है 37। कुल वर्णों की संख्या की अगर हम बात करें साथियों, तो कुल वर्णों की जो संख्या होती है हिंदी में वो 52 होता है। ठीक है, कुल वर्णों की संख्या कितना होता है? 52 होता है। अब मात्रा के आधार पे स्वर कितने प्रकार के होते हैं? अगला प्रश्न कह रहा है साथियों कि मात्रा के आधार पे स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वर का मतलब क्या कि जैसे अ से लेकर और अह तक, अ से लेकर जो अह तक जो वर्ण है आपको साथियों, ये कुल 13 होते हैं। कुल कितने होते हैं? 13। अब इनके प्रकार की बात करें तो ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ये 3 प्रकार के होते हैं। अब ये 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं साथियों? तो ये 3 प्रकार में जो पहला आता है उसको कहते हैं मूल स्वर, मूल स्वर, या इसको हरस्व स्वर भी कहते हैं, हरस्व स्वर भी कहते हैं। ठीक है, इसकी संख्या होता है 4। दूसरा होता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर को संधि स्वर भी कहा जाता है, दीर्घ स्वर को संधि स्वर भी कहा जाता है, और इसकी संख्या होता है 7। और तीसरा होता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर जो होता है साथियों, ये तीसरा होता है। इस प्रकार से ये 3 हो जाते हैं। इनकी संख्या 0 होती है। जैसे आप ओम लिखते हैं ना साथियों, ओम, जिसमें उच्चारण में ज्यादा समय लगता है उसी को हम लोग कहते हैं प्लुत स्वर। तो जिसमें बहुत कम समय लगेगा वो मूल स्वर है, जिसमें ज्यादा, उससे ज्यादा समय लगेगा दीर्घ स्वर, और जिसमें सबसे ज्यादा समय लगता है वो आपका प्लुत स्वर होता है। इसलिए स्वर जो होता है ना, इसके कितने प्रकार होते हैं? तो इसके 3 प्रकार होते हैं। पहला मूल स्वर, दूसरा हो जाएगा आपका दीर्घ स्वर या संधि स्वर, और तीसरा हो जाएगा प्लुत स्वर। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड मॉडल क्वेश्चंस है साथियों, जो आपके परीक्षा में पूछने की 100% संभावना है। इन सारी चीजों को बहुत ही अच्छी तरह से हम लोग एनालाइज करने वाले हैं, एक एक चीजों का पोस्टमार्टम करने वाले हैं, चीजों को बहुत बेहतरीन तरीके से बेसिक से लेकर के और एग्जाम ओरिएंटेड तक चीजों को बात करेंगे, जिसमें कोई भी अनयूजुअल बातें नहीं होगी, डायरेक्ट टू दी पॉइंट की बात होगी। जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन टैली करेगा वही क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे बात करने वाले। ये सारे के सारे वीवीआई क्वेश्चन है, और इसका जो बेसिक होगा, इसका जो इस जिस चैप्टर से लिया गया है, उन सारी चीजों को हम लोग बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो साथियों तो लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और अगर आप सच्चे देशभक्त हैं तो मेरे साथ जय हिंद भी लिखेंगे साथियों, मेरे साथ जय हिंद लिखेंगे। यहाँ पे देखेंगे साथियों, कह रहा है एक से अधिक जो होता है वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? तो साथियों, एक से अधिक वर्णों के मेल को हम लोग व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे आप क देखेंगे ना साथियों, तो क आपका बनता है क जमा अ से, क जमा किससे? अ से बनता है। तो जितने भी आपके व्यंजन होते हैं, जितने भी आपके क्या होते हैं साथियों? व्यंजन होते हैं, ये सारे के सारे एक से ज्यादा, एक से अधिक वर्ण के मिलने से बना होता है। अब इसमें एक वर्ण आपका क होता है, ये क वर्ण है, और ये आपका अ वर्ण है। वर्ण किसे कहते हैं साथियों? वह मूल ध्वनि जिसका पुनः खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। जैसे आप च भी लिखेंगे साथियों, तो इसको च जमा क्या लिखेंगे? अ। अगर पूरा च लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। तो एक से अधिक ध्वनियों से आपका क्या, एक से अधिक ध्वनियों से कौन सा व्यंजन बना, कौन सा वर्ण बना होता है? तो व्यंजन वर्ण होता है। हालांकि आप जानते हैं कि जो वर्ण होता है ये दो प्रकार के ही होते हैं। एक होता है जिसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण जो होता है साथियों, ये सेम कैटेगरी से बना होता है। जैसे अगर आप आ कहेंगे तो आ किसे बना है? अ और अ से मिलकर के बना है, अ और अ के मिलने से, सेम से मिलकर बना है। लेकिन व्यंजन जिसमें आप किसकी मात्रा, अ का भी उच्चारण कर रहा है, इसलिए यह दो से बना है, एक से अधिक वर्ण से बना हुआ है। अब अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि जैसे छोटी ई बड़ी, छोटी ई बड़ी और चवर्ग जो है, ठीक है, छोटी ई बड़ी ई और जो चवर्ग है,
इसका उच्चारण स्थान किससे होता है, यानी कि आपको इसका उच्चारण स्थान बताना। इसका क्या बताना है साथियों, इसका उच्चारण स्थान बताना है कि ये किससे मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, किससे मिलकर के बना हुआ है, क्या क्या, छोटी ई बड़ी ई, ठीक है, छोटी ई बड़ी ई, ये किससे मिलकर के बना हुआ है। तो आप याद रखेंगे साथियों, ये बना हुआ है आपका इसका उच्चारण स्थान क्या है, तो ये तालाब्य, इसका उच्चारण स्थान है तालाब्य। इसका आंसर हो जाएगा सी, सी तालाब्य। तालाब्य जो है ना, तालाब्य से जो है इसका उच्चारण होता है, यानी कि इसका उच्चारण तालु से होता है, तालु से होता है। जिसे आप कहेंगे च च, तो च देखेंगे ना, ये तालु से इसका उच्चारण होता है साथियों। अब अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, जिनका उच्चारण स्वतंत्र, स्वतंत्र, ठीक है, जिनका उच्चारण जो है स्वतंत्र से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में क्या होते हैं, व्यंजन के उच्चारण में भी क्या होते हैं, सहायक होते हैं। तो व्यंजन के उच्चारण में सहायक कौन होते हैं साथियों, स्वर होते हैं। प्रत्येक स्वर में अ की मात्रा होती है, प्रत्येक व्यंजन में अ की मात्रा होती है। जिनका उच्चारण स्वतंत्र से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में, किसके उच्चारण में, व्यंजन के उच्चारण में, चाहे वो क हो, चाहे वो च हो, चाहे वो ट हो, चाहे वो त हो या प हो। आप देखेंगे क किससे बना है, क जमा अ से मिलकर बना है। जैसे च कहेंगे ना, तो ये च जमा अ के मिलने से बना है। ट कहेंगे ना, तो ट जमा अ के मिलने से बना है। और त कहेंगे तो त जमा अ के मिलने से बना है। और प कहेंगे तो प जमा अ के मिलने से बना है। यानी इसमें एक चीज कॉमन आ रहा है साथियों, वो है आपका अ। और अ को आप क्या कहेंगे, स्वर वर्ण कहेंगे। अ को क्या कहेंगे, स्वर वर्ण कहेंगे। और स्वर वर्ण जो होता है, ठीक है, स्वर वर्ण जो होता है वह व्यंजन के उच्चारण में क्या होता है, सहायक होते हैं। तो उसे क्या कहेंगे साथियों, स्वर कहेंगे। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी होगा। इसमें क्या हो जाएगा, स्वर हो जाएगा। स्वर वे ध्वनि होते हैं जो व्यंजन के उच्चारण में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे साथ। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक दीर्घ स्वर नहीं है, दीर्घ स्वर नहीं है। तो ये तीनों आपका दीर्घ स्वर है, तीनों आपका क्या है, दीर्घ स्वर है। बड़ी ई दीर्घ स्वर है, ठीक है, ए भी आपका दीर्घ स्वर है, ए भी आपका दीर्घ स्वर है, क्योंकि ये मूल स्वर के मिलने से बना है, इसके मूल स्वर के मिलने से बना हुआ। अब मूल स्वर इसमें कौन है, तो ये छोटी ई जो है ये आपका क्या है, मूल स्वर, मूल स्वर है। जबकि ये तीनों जो है ये आपका दीर्घ स्वर, क्या है साथियों, दीर्घ स्वर है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ये जो ई है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। ई जो है ना आपका मूल स्वर है। और इसमें कह रहा है कि इसमें कौन दीर्घ स्वर नहीं है, तो दीर्घ स्वर नहीं है कौन, ई जो है ये दीर्घ स्वर नहीं है साथियों। ई आपका दीर्घ स्वर नहीं है। ई जो होता है ये आपका कौन सा स्वर होता है, तो ई आपका मूल स्वर होता है। ई आपका क्या होता है, मूल स्वर होता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखेंगे साथ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन क्या है साथियों, ये व्यंजन का भेद है और ये चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, चार। पहला जो होता है वो स्पर्श व्यंजन होता है। क्या होता है, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितना होता है साथियों, इसकी संख्या होता है 25, 25 होता है। स्पर्श के बाद आपका आता है अंतस्थ, अंतस्थ आता है। अंतस्थ व्यंजन जो होता है साथियों, अंतस्थ व्यंजन जो होता है ये चार होते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है तीसरा उष्म व्यंजन। क्या आता है, उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन की संख्या भी आपका चार ही होता है साथियों। और चौथा आता है संयुक्त व्यंजन। क्या आता है, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन जो होते हैं ये भी चार ही होते हैं साथियों, चार ही होते हैं। ठीक है, तो ये चार होते हैं संयुक्त व्यंजन। तो इस तरह से आप देखेंगे कि कुल इसकी संख्या 37 हो जाता है। कितना हो जाता है, 37। लेकिन हम लोगों से पूछ रहा है कि अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, तो अंतस्थ व्यंजन में आता है य, र, ल और व आता है। ठीक है, जबकि आपका स्पर्श व्यंजन में क से लेकर के म तक का वर्ण आता है। और जो उष्म व्यंजन होता है इसमें आपका तालाब्य श आता है, मूर्धन्य स आता है, दंत स आता है और ह आता है, ये आता है। ठीक है, और जो आपका संयुक्त व्यंजन होता है उसमें आता है छ, प्र, ज्ञ और स्र, ये चार आते हैं, ये चार आते हैं साथ। अब बताइए कि इसमें आपको कह रहा है कि अंतस्थ व्यंजन कौन, तो अंतस्थ व्यंजन तो यही है आपका। इसमें क्या है, य, र, ल और व। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आंसर क्या होगा, सी, सी हो जाएगा इसका आंसर साथियों। सी मतलब व जो होगा ये आपका क्या होगा, ये आपका अंतस्थ व्यंजन होगा। चीजों को काफी बेहतरीन तरीके से, एक एक चीजों को काफी बेहतरीन तरीके से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये काम जो हम लोग कर रहे हैं ना साथियों, ये कोई चमत्कार नहीं है जो रातों रात हो जाएगा। इसमें मेहनत करना पड़ेगा, आप भी करेंगे, हम ही करेंगे। जो जितना मेहनत करेगा वो उतना आगे बढ़ेगा। समझ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि सब कुछ डिपेंड है हमारे कर्म पे, हमारे मेहनत पे। मेहनत जितनी जानदार होगी, कामयाबी और सफलता उतनी शानदार होगी। चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति अपने कर्म से महान होता है, जाति धर्म से नहीं। कोई भी व्यक्ति कर्म से महान होता है, जाति धर्म से नहीं। इसलिए अपने कर्म की प्रधानता दीजिए। झंडा और डंडा ढोने वाला काम छोड़ करके शिक्षा पे ध्यान दीजिए, क्योंकि शिक्षा उस, क्या बोलते हैं कि शिक्षा ऐसी चीज है ना जो आपको कहीं झुकने नहीं देगी, टूटने नहीं देगी। इसलिए विश्वास रखिए साथियों।
हिंदी भाषा में कुल कितनी लिपियां होती हैं? अब यहाँ पे लिपियां और वर्ण समझ लीजिए साथियों। लिपि को आप वर्ण भी कह सकते हैं। वर्ण और लिपि में क्या अंतर है? मौखिक ध्वनियों को जिस संकेत के द्वारा हम लोग लिखते हैं उसी को हम लोग लिपि कहते हैं। ठीक है, अब जरा बताइएगा कि वर्ण की संख्या जो होता है, वर्ण की संख्या यानी कि अगर वर्णों की कुल संख्या की बात करें, कुल संख्या की बात करें हिंदी में, तो इसकी संख्या 52 होता है। 52 होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा साथ। अब 52 में कौन कितना होता है? तो आपको बता दें, स्वर जो होते हैं साथियों ये 13 होते हैं, और व्यंजन जो होते हैं साथियों, व्यंजन जो होते हैं ये 37 होते हैं, और अयोगवाह जो होते हैं साथियों, अयोगवाह जो होते हैं ये आपके 2 होते हैं। इस तरह से 13 और 2 15 हो जाता है, और 37 टोटल को जोड़िएगा तो 52 हो जाता है इसकी संख्या। 52 जो होता है कुल क्या होता है? हिंदी वर्णमाला में वर्णों और लिपियों की टोटल जो संख्या होती है वो 52 होती है। इसका आधा 26 जो होता है, ए से लेकर के और जेड तक जो होता है आपका लेटर्स होता है, तो आधा होता है। हिंदी में ये 26 होते हैं, जबकि इंग्लिश में 26 का ये डबल होते हैं, इसकी संख्या 52 होता है। तो कौन कौन होता है साथियों? स्वर होते हैं 13 अ से लेकर अ तक। व्यंजन होते हैं आपके 37 क से लेकर म तक, स्पर्श व्यंजन य र ल व ये आपके अंतस्थ व्यंजन, तालाब्य स मूर्धन्य स दंत स ह ये आपके होते हैं ये उष्म व्यंजन, और छ त्र ज्ञ और स्र ये आपके होते हैं संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है, इस तरह से आप लोग देखिए साथियों, इसकी कुल संख्या जो होती है वो 52 होती है। हिंदी वर्णमाला में उष्म व्यंजन कौन से हैं? ये क्वेश्चन कह रहा है साथियों कि हिंदी वर्णमाला में, ठीक है, हिंदी वर्णमाला क्वेश्चन नंबर 10, हिंदी वर्णमाला में उष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो अभी हमने आपको बताया कि जो उष्म व्यंजन है साथियों इसकी संख्या 4 होता है। उष्म व्यंजन की संख्या क्या होता है? 4 होता है। ये एक आएगा तालाबी स आएगा, मूर्धन्य स आएगा, दंत स आएगा और ह आएगा। यही 4 आपके उष्म व्यंजन कहलाते हैं। अब ऑप्शन को आप देखेंगे कि ऑप्शन में क्या है? तालाबी स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। ये पहला ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। आंसर ए हो जाएगा कि उष्म व्यंजन क्या है, तो इसी को हम लोग कहेंगे साथियों उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन की संख्या कितना होता है साथियों? तो उष्म व्यंजन की संख्या होगा 4। कौन कौन होगा? तालाब्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। दंत स पढ़ेंगे इसको साथियों, इसको पढ़ेंगे दंत्य, दंत्य। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे? दंत्य स पढ़ेंगे, दंत्य स यानी दंती स नहीं पढ़ते हैं, दंत्य स पढ़ेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं साथियों? य र ल व को कौन सा व्यंजन कहते हैं? अभी हमने आपको बताया य र ल व को हम लोग अंतस्थ व्यंजन वर्ण कहते हैं, तो इसका आंसर बी हो जाएगा साथियों। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो अंतस्थ व्यंजन क्या होता है? तो य को, र को, ल को और व को, ये 4 जो होते हैं साथियों इसको हम लोग कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। य र ल व को कौन सा व्यंजन कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जबकि ये 25 जो होते हैं क से लेकर म तक, क से लेकर कहां तक? म तक, क से लेकर म तक कितने होते हैं? 25। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे साथियों? स्पर्श व्यंजन वर्ण। और उष्म व्यंजन वर्ण क्या होता है? तो इसमें आएगा तालाब्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। ये 4 आपका कहलाएगा उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन, तो इसका आंसर बी होगा साथियों। इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। अंतस्थ व्यंजन क्या होगा? अंतस्थ व्यंजन य र ल और व होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अब अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं, बने रहिए। काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं साथियों, एग्जाम ओरिएंटेड है, और उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, जिसके पूछने की संभावना 100% है, सबसे ज्यादा है। इसीलिए हम लोग इन सारी चीजों को बेहतरीन तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। ये चीजें जो है ना, जो आप कर रहे हैं, जो अपना टाइम पढ़ाई पे खर्च कर रहे हैं, एक दिन लोग आपको गूगल पे सर्च करेंगे। इसलिए इसके साथ कोई समझौता नहीं, कोई कंप्रोमाइज नहीं, कोई कंप्रोमाइज नहीं। ठीक है, चलिए देखिए उष्म व्यंजन क्या है। उष्म व्यंजन जो होता है साथियों, इसमें उष्म व्यंजन आपका क्या है? ये उष्म व्यंजन आपका तालाब्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। तालाब्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। इसका आंसर ए होगा सर। इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। अब क्या होता है उष्म व्यंजन? तो एक तो तालाब्य स होता है, एक तो दंत स होता है। ठीक है, एक तालाब्य स, मूर्धन्य स, एक दंत स होता है और एक ह होता है, तो इसमें ह हो जाएगा, ह हो जाएगा। ल जो है अंतस्थ व्यंजन है, म जो है स्पर्श व्यंजन है। म क्या है? स्पर्श व्यंजन। ज भी आपका स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है साथियों, क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। ये कह रहा है कि जो अनुस्वार होता है, जिसे आप संस्कृत लिखते हैं, संस्कृत लिखते हैं, या आप संसार लिखते हैं, संसार लिखते हैं, या आप संस्कृत लिखते हैं, संस्कृत, संस्कार लिखते हैं। ठीक है, या फिर आप अहम लिखते हैं, अहम, अहम लिखते हैं, ऐसे भी अहम लिखा जाता है साथियों, अहम। तो आप देखेंगे कि जो ये अनुस्वार है, जो क्या है साथियों? साथियों अनुस्वार, ये अनुस्वार जो है ना, इसमें ये 2 का काम करता है, या तो ये 9 का काम करेगा या तो म का काम करेगा। और ये आपका क्या होता है? पंचम अक्षर होता है, पंचम अक्षर होता है, ये 5वां अक्षर होता है साथियों। तो ये किसका काम करता है? अनुस्वार किसका काम करता है? तो ये पंचम अक्षर का काम करता है, मतलब ये न और म का काम करता है। ठीक है, पंचम अक्षर का काम करता है, तो इसका आंसर सी होगा साहब। आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी होगा। ये पंचम अक्षर का काम करता है, पंचम वर्ण का काम करता है, वर्ण का कार्य करता है। पंचम वर्ण का कार्य मतलब कि न जो है, म जो है,
ये आपका 5 नंबर पे आता है। जैसे आप बोलेंगे तो, थ, द, ध, न। अब म भी कितने नंबर पे आएगा? 5 नंबर। जैसे प, फ, ब, भ, म, ये दोनों 5 नंबर पे। तो ये पंचम वर्ण का काम करता है, पंचम वर्ण का काम करेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। चीजें काफी बेहतरीन होने वाली है, क्योंकि ये सारी चीजें जो है ना, अपने इन हाथों से मैंने इसको बनाया है, सजाया है, सिर्फ आपके लिए कि आपको कोई दिक्कत ना हो। इसलिए आपका भी सच्चे देशभक्त के नाते आपका भी फर्ज है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, ताकि उनका भी उद्धार हो जाए, उनका भी बल्ले बल्ले हो जाए। जब आप किसी पर दया करते हैं तो वह व्यक्ति आपको याद रखता है। जब किसी पर आप भला करते हैं, किसी का भला करते हैं, तो आपको लाभ होता है। प्रतिक्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है। इसलिए अगर हम आपके साथ मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है एक सच्चे देशभक्त की तरह वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना। अब देखिएगा साथियों, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिनके टुकड़े नहीं हो सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? वाह, क्वेश्चन कितना शानदार है साथियों। उसे हम वर्ण कहते हैं। इसका आंसर ए होगा, उसे हम क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, उस मूल ध्वनि को कहते हैं, मूल ध्वनि को कहते हैं, ध्वनि को कहते हैं, कहते हैं जिसका पुनः, जिसका पुनः, जिसका पुनः खंड या टुकड़ा, खंड या, खंड या टुकड़ा, टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका पुनः खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। तो जिसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग वर्ण कहते हैं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा साथियों। और वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो दो, एक स्वर वर्ण और एक व्यंजन वर्ण। तो आंसर इसका क्या होगा साथियों? ए हो जाएगा। ठीक है, कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका पुनः खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते। खंड या टुकड़ा होने की स्थिति में इसे हम लोग अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षर। जिनका उच्चारण, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ टकराने से होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, क्या है कि जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ टकराने से होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग मूर्धन्य कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? मूर्धन्य। जैसे आप कहेंगे ट, 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 तो आप देखिएगा दांत से ऊपर टकराता है। ट वर्ग का उच्चारण जो होता है साथियों, ट वर्ग, ट वर्ग, ट ठ ड ड का, ट ठ ड, ये जो होते हैं ना मूर्धन्य, क्या होते हैं? वर्ण होते हैं। और ये ऊपर के दांत के ऊपर के टकराने से इसका उच्चारण होता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा साथियों। आंसर सी हो जाएगा, मूर्धन्य होगा, मूर्धन्य। ये क्या होगा? मूर्धन्य होगा साथियों। अगला देखेंगे प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि जो संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर एक नए शब्द की क्या करते हैं? रचना करते हैं, उन प्रत्यय को क्या कहते हैं? तो उन प्रत्यय को हम लोग कहते हैं साथियों तदित प्रत्यय। क्या कहते हैं? तदित प्रत्यय। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, तदित प्रत्यय। तदित प्रत्यय क्या होता है? तो कृत प्रत्यय को छोड़कर, कृत प्रत्यय किसके अंत में लगेगा? क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में लगने वाले प्रत्यय को कहते हैं कृदंत, कृदंत प्रत्यय कहते हैं। लेकिन तदित प्रत्यय किसके अंत में लगता है? तो ये संज्ञा, सर्वनाम, सर्वनाम आदि शब्दों के अंत में लगता है, आदि शब्दों के अंत में लगता है। और हिंदी व्याकरण में जो आपके प्रत्यय होते हैं, प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके रूप या अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। जैसे आप कहिएगा दूध वाला, दूध वाला, तो इसमें वाला आपका क्या है? प्रत्यय, दूध के साथ वाला। जैसे आप कहिएगा चाय वाला, चाय वाला, तो ये सभी आप संज्ञा के अंत में जुड़ने वाला जो प्रत्यय होगा उसको हम लोग कहेंगे तदित प्रत्यय, तदित प्रत्यय, प्रत्यय। लेकिन अगर यही हो, जैसे खेलने वाला, खेलने वाला, जैसे खिलाड़ी होता है, गाने वाला गायक होता है, और पढ़ाने वाला, पढ़ाने वाला शिक्षक होता है। तो यहाँ आपका खेलना, गाना और पढ़ाना क्रिया है, और क्रिया के अंत में जब वाला जुड़ेगा तो यह प्रत्यय आपका कृदंत प्रत्यय कहलाएगा, कृदंत प्रत्यय। तो तदित प्रत्यय किन शब्दों के अंत में जुड़ता है साथियों? तो तदित प्रत्यय जुड़ता है, तदित प्रत्यय जुड़ता है संज्ञा, सर्वनाम और अन्य शब्दों के साथ जुड़ता है। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके रूप में परिवर्तन ला देते हैं या नए शब्द का निर्माण कर देते हैं। जिस समास में पूर्व पद जो होता है गौण होता है तथा उत्तर पद प्रधान होता है, उसे हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहेंगे? तत्पुरुष समास कहेंगे। तत्पुरुष समास कहेंगे साथियों, आप याद रखिएगा, दो पदों के मेल से, ठीक है, जब दो पदों का मेल होता है और विभक्ति का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है, तो उस प्रक्रिया को हम लोग समास कहते हैं। आगे आप लोग समझेंगे साथियों कि समास के 6 भेद होते हैं। पहला होता है तत्पुरुष समास, दूसरा होता है कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, तीसरा होता है द्विगु समास, द्विगु समास, चौथा होता है द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, चौथा, पांचवा होता है अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, ठीक है, और छठा होता है आपका कर्मधारय बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि। तो ये कुल आपके जो होते हैं 6 भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। मुख्य रूप से समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। और आपको बता दें कि जो तत्पुरुष समास होता है इसके भी 6 भेद होते हैं।
तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। जब 2 या 2 से अधिक पद अथवा शब्द अपने विभक्ति चिन्ह या अन्य चिन्ह को त्याग कर एक पद हो जाते हैं तो इस प्रक्रिया को हम लोग समास कहते हैं। अब देखिएगा साथियों, अगला प्रश्न कह रहा है कि जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है। अब जिसे देखिए, वह क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट खेलता है। अब एक चीज बताइए कि इसमें इसमें कर्ता कौन है? तो कर्ता आपका है साथियों वह, और क्रिकेट जो है ये आपका कर्म है, और यहाँ पे खेलता है ये क्या है? क्रिया है। और जिसपे कर्ता पे फल न पड़ करके कर्म पे फल पड़ता है उसको हम लोग, उस क्रिया को हम लोग कहेंगे सकर्मक क्रिया। क्या कहेंगे साथियों? सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया उस क्रिया को कहेंगे जिसमें कर्म दिया रहेगा। इसमें कर्म क्या है साथियों? क्रिकेट। अगर वह फुटबॉल खेलता है तो यहाँ पे फुटबॉल हो जाएगा, हॉकी खेलता है तो हॉकी हो जाएगा। जिसपे कर्ता का फल पड़ता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं साथियों? उसी को हम लोग कहते हैं सकर्मक क्रिया। ठीक है, उसी को सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्रिया के जिस रूप से, ठीक है, क्रिया के जिस रूप से क्रिया के निष्पादन के समय का ज्ञान है, जो समय को दर्शाता है वो काल कहलाता है। जो समय को दर्शाता है वो काल कहलाता है, और काल में क्रिया का अध्ययन किया जाता है। आप जानते हैं साथियों कि जो काल होता है ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला काल होता है वर्तमान काल, वर्तमान काल। और दूसरा काल होता है जिसे हम लोग कहते हैं भूतकाल, भूतकाल कहते हैं। और तीसरा जो काल होता है वो होता है आपका भविष्यत काल, भविष्यत काल होता है हूं को प्रेजेंट कहो, था थे थी को पास्ट, गागेगी को फ्यूचर कहो, टेंस पे कर लो विजय प्राप्त। क्रिया 2 तरह का होता है, एक होता है सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, और एक होता है अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि जिससे क्रिया के निष्पादन के समय का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे काल कहते हैं। इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा साथियों, इसका आंसर हो जाएगा काल, जिसे इंग्लिश में आप टेंस के नाम से जानते हैं। अब अगला प्रश्न देखेंगे, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो साथियों इसके 5 भेद होते हैं। इसके भेद कितने होते हैं? 5 भेद होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब ये 5 भेद कौन कौन से होते हैं? 5 भेद कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा जो होता है वो होता है जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा जो होता है वो होता है समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा। चौथा जो होता है साथियों द्रव्यवाचक संज्ञा होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव नहीं होता है साथियों, द्रव्य होता है। और पांचवा जो होता है वो होता है भाववाचक संज्ञा, भाववाचक या गुणवाचक संज्ञा भी होता है, गुणवाचक संज्ञा, गुणवाचक संज्ञा। किस संज्ञा को गुणवाचक संज्ञा कहते हैं? भाववाचक संज्ञा को। ये अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। कमेंट करना नहीं भूलिए कि आपको किस सब्जेक्ट में, कौन से चैप्टर में आपको दिक्कत है। आप कमेंट करिएगा, उसका वीडियो मैं लेकर के आप सभी के सामने हाजिर होऊंगा। और बिल्कुल टॉपिक की बात होगी, एग्जाम ओरिएंटेड बातें होंगी। ठीक है, डायरेक्ट टू द पॉइंट की बात करेंगे, किसी तरह की बकवास नहीं होगी, किसी तरह का टाइम वेस्ट नहीं होगा। जो भी चीजें पढ़ेंगे एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे और बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। ठीक है, तो अब मुझे जाने की इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मेरे साथ बोलेंगे जय हिंद।